हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्कूल में। तो दोस्तों, आज फिर से आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक देखिए। ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए हैं, अब चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग चैप्टर 2 को देखेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों के नाम बताइए जहां नर एवं मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो इसका जवाब है आवृतबीजी पादप पुष्पीय पादप है। आवृतबीज पादप एक पुष्पीय पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है जिसका कार्य प्रजनन होता है। पुष्प के निम्नलिखित 4 चक्र हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आवृतबीजी पुष्प यानी पादप एक पुष्पीय पादप है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है जिसका कार्य प्रजनन होता है। पुष्प में निम्नलिखित 4 चक्र होते हैं। पहला, बाह्य दल पुंज, इसका निर्माण बाह्य दल से होता है। दूसरा है दल पुंज, इसका निर्माण दल से होता है। तीसरा है पुमंग, इसका निर्माण पुंग केसर से होता है। यह पुष्प का नर जनन चक्र है। अगर पूछा जाए पुमंग क्या है तो पुष्प का नर जनन अंग। चौथा है जायांग, का निर्माण अंडाशय से होता है। यह पुष्प का मादा जनन चक्र है। पुंग केसर के परागकोश में परागकण मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागन का निर्माण करता है। पुंग केसर के परागकोश में परागकण मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण करता है। परागकण नर युग्मोद्भिद कहलाता है। जब पुंकेसर के परागकोश में परागकण मातृ कोशिका से अर्ध विभाजन द्वारा परागकण का निर्माण करता है तो उस समय नर युग्मोद्भिद कहलाता है। अंडक के 3 प्रकार होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है। अंडाशय में किसका निर्माण होता है तो यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को, बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड के बीजांडकाय की गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित गुरु बीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद तथा भ्रूण कोश का विकास होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है और इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को 3 सवाल का जवाब देना है। पहला, लघु बीजाणुधानी का गुरु बीजाणुधानी के बीच का अंतर स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद इस घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है वो बताना है। फिर इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाले संरचना के नाम बताना है। तो आइए पहला देखते हैं, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच के अंतर। तो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी यह बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी रहती है। कौन? लघु बीजाणुधानी। और गुरु बीजाणुधानी बाह्य तथा अंत आवरण से घिरी रहती है। लघु बीजाणुधानी बाह्य त्वचा, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है और गुरु बीजाणुधानी बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी होती है। लघु बीजाणुधानी परागकण मातृ कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। गुरु बीजाणुधानी मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। इसमें जो परागकोश बनता है वह सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि परागकोश के चारों कोनों पर विकसित होता है। और इसमें जो मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं वो अंडाशय में विकसित होते हैं।
अगला अंतर देखते हैं। सूक्ष्म बीजाणु मातृ कोशिका से असूत्री विभाजन द्वारा अनेक पराग कणों का निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी में, जबकि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से असूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगला है परागकोश के स्फुटन पर परागकण विमुक्त होते हैं, परागकण नर युग्मोद्भिद बनाते हैं। लघु बीजाणुधानी में परागकोश के स्फुटन पर परागकण का विमुक्त होता है, मतलब वो मुक्त होता है, तो उसमें परागकण नर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। गुरु बीजाणुधानी से भ्रूण कोश बनते हैं जो मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। गुरु बीजाणुधानी में भ्रूणकोश बनते हैं जो कि मादा युग्मकोद्भिद बनाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में क्या अंतर होते हैं। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कि इस घटना के दौरान बनने वाली विभाजन। तो इन घटनाओं के दौरान असूत्री विभाजन होता है। तो हमारा दूसरा सवाल है कि इन घटनाओं के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन संपन्न होता है। तो यहाँ पर जवाब होगा इन घटनाओं के दौरान असूत्री कोशिका विभाजन संपन्न होता है। अगला देख लेते हैं इन दोनों घटनाओं के अंत में बनने वाली संरचनाओं के नाम। तो यहाँ पर है लघु बीजाणु के अंत में लघु बीजाणु तथा परागकण बनते हैं। तो ये जवाब हो गया कि लघु बीजाणु के अंत में लघु बीजाणु और परागकण बनते हैं तथा गुरु बीजाणु के अंत में 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो ये तीनों सवाल का हम लोग सही जवाब दे चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित शब्दावलियों को सही विकासीय क्रम में व्यवस्थित करें। परागकण, बीजाणु, जन उत्तक, लघु बीजाणु, चतुष्क, पराग मातृ कोशिका और नर युग्मक। तो इसको आइए हम लोग सही व्यवस्था में करते हैं। तो इसका जवाब है पहले होगा बीजाणु जन उत्तक, फिर उसके बाद होगा पराग मातृ कोशिका, फिर होगा लघु बीजाणु चतुष्क, फिर होगा परागकण, फिर होगा नर युग्मक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट एवं साफ सुथरे नामांकन चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन हम सबके एग्जाम में 2010, 2015 और 2017 में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आप सबके एग्जाम के लिए। तो आइए इनका उत्तर जानते हैं। चैलेंजा जो कि यहाँ पे स्थित होते हैं, न्यूक्लियस ये बीच जो यहाँ पे भ्रूण कोश होता है उससे थोड़ा सा ऊपर होते हैं। ये आउटर इंटीग्रेट यानी बाहरी पूर्णांक ये यहाँ पे स्थित होते हैं और ये है इनर इंटीग्रेट यानी आंतरिक, ये भ्रूण के अंदर उपस्थित होते हैं आंतरिक पूर्णांक। ये हो गए एंटीपोडल यानी ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं ये एंटीपोडल है और ये है पोलर न्यूक्लियाई यानी बीच में जो 2n यानी भ्रूणपोष होते हैं वो, और ये है एग अपरेटस यानी अंडाशय अंडा उपकरण, ये है अंडा उपकरण। यह है इंटीग्यूमेंट यानी झिल्ली, ये हो गए झिल्ली। और इधर है चैलेंजा, ये भी भ्रूण कोश के ऊपर होते हैं। ये हो गए आपका रेफे यानी रेपे, ये यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और ये एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूण थैली जो कि भ्रूण में ही उपस्थित होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आप मादा युग्मकोद्भिद के एक बीजाणुज विकास से क्या समझते हैं। आइए इनका उत्तर जानते हैं। गुरु बीजाणु जनन के फलस्वरूप बने गुरु बीजाणु चतुष्क में से 3 नष्ट हो जाते हैं। जब गुरु बीजाणु चतुष्क बनते हैं तो उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं तथा केवल एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होते हैं। एक गुरु बीजाणु बच जाते हैं वो कार्यशील होते हैं। मादा युग्मकोद्भिद का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजनों द्वारा 8 केंद्रक बनाता है। गुरु बीजाणु केंद्रक 3 सूत्री विभाजन द्वारा 8 केंद्रक को बनाता है। सिर्फ एक कार्यशील गुरु बीजाणु, बाकी तो 3 नष्ट हो गए। बढ़ते आगे।
प्रत्येक ध्रुव पर 4-4 केंद्रक व्यवस्थित हो जाते हैं। भ्रूण कोश के बीजांड द्वार ध्रुव पर स्थित चारों केंद्रों में से 3 केंद्रक कोशिकाएं अंड उपकरण बनाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अंड उपकरण कहाँ होते हैं, उसी जगह पर 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं, जबकि निभागीय सिरे के 4 केंद्रों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल कोशिकाएं बनाते हैं। जबकि निभाग सिरे के 4 यानी जो ऊपर के तरफ सिरे पर होते हैं, वहां से 4 केंद्रों में से 3 केंद्रक एंटीपोडल बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक एक केंद्रकीय कोशिका बनाते हैं, जो कि बीच में होते हैं। केंद्रकीय कोशिका में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। दोनों ध्रुवों से आए एक एक केंद्रक केंद्रकीय कोशिका में यानी बीच में संयोजन द्वारा ध्रुवीय केंद्रक बनाते हैं। बीच में 2 कोशिका होती है, वो होती है ध्रुवीय केंद्रक कोशिका, जो कि केंद्र कोशिका में उपस्थित होती है। चूंकि मादा युग्मकों भी सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित होती है। शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि गुरु बीजाणु जनन द्वारा 4 गुरु बीजाणु मतलब कि बनते हैं, उसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 बचते हैं, और वो एक मादा युग्मकोद्भिद को विकसित करते हैं, सिर्फ एक। अतः इसे एक बीजाणुजन विकास कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक बीजाणु विकास है। वैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बीजाणु विकास किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद भी सिर्फ एक ही गुरु बीजाणु से विकसित हो, उसे हम लोग एक गुरु बीजाणु विकसित कहते हैं। तो चलिए, इस क्वेश्चन का हम लोगों ने सही सही जवाब देख लिया है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट यानी केंद्रकीय प्रकृति की व्याख्या करें। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आवृतबीजी पौधे में मादा युग्मकोद्भिद 7 कोशिकीय व 8 केंद्रकीय होते हैं, जिसके परिवर्तन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्रकीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गुरु बीजाणु जनन 4 गुरु बीजाणु को विकसित करता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 बच जाते हैं। वो एक मादा युग्मकोद्भिद को विकसित करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि 2 किनारों से 2 शीर्ष से आते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 कोशिकीय व 8 केंद्रक कोशिका, जिसके परिवर्तन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्रकीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों यानी माइक्रोपाइल या फिर हम लोग निभागीय बोल सकते हैं पर पहुंच जाते हैं। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 2-2 केंद्रकीय बन जाती है। तृतीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रोपाइल यानी निभाग शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं। चौथा केंद्रक ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है और 4 केंद्रों में से 3 एंटीपोडल केंद्र तथा चौथा केंद्रक निचला ध्रुव केंद्र का निर्माण करता है। यानी निभागीय शीर्ष पर जो 4 केंद्र में से 3 केंद्र एंटीपोडल केंद्र बनाता है तथा चौथा जो एक बच गया है केंद्र, वो निचले ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करता है। ऊपर तथा निचला ध्रुवीय केंद्रक मध्य में आकर संयोजन द्वारा द्वितीय केंद्रक बनाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि निभागीय शीर्ष पर 4 केंद्रक में से 3 एंटीपोडल को बनाता है और एक नीचे आकर ध्रुवीय केंद्र का निर्माण करता है, और ऊपर से एक आकर और नीचे से एक आकर ध्रुवीय केंद्रक यानी मध्य में आकर संयोजन द्वारा द्वितीय केंद्रक को बनाता है। अंड उपकरण के 3 केंद्रकों में मध्य वाला केंद्रक अंड बनाता है। जो ऊपर से एक आया और एक नीचे से आया, वो मिल करके केंद्रकों के मध्य वाला जो कोशिका है केंद्रक है, वो मिल करके अंड बनाता है। शेष दोनों केंद्रक सहायक कोशिका बनाते हैं। जो नीचे का जो बच जाते हैं 2, वो सहायक कोशिका को बना देते हैं। आइए फिगर को देख लेते हैं। ये आप लोग को दिखाई देता होगा, वैसे भी आप सबके बुक में फिगर को दिया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, उन्मील परागनी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या अनुन्मील पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया। पहला है, उन्मील परागनी पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या उन्मील
पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? तो आइए देखते हैं इसका जवाब। तो जवाब है वे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिका अनावृत होते हैं। वे पुष्प जिसके परागकोश तथा वर्तिका अनावृत होते हैं उन्मिल परागनी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण में हो गया वायोला जेलिस, ऑक जेलिस। उन्मिल परागनी पुष्प का उदाहरण है वायोला ऑक जेलिस। अब हम लोग देखते हैं अनुन्मिल पुष्पों में पर परागण नहीं होता हुआ है क्या? अनुन्मिल पुष्पों में पर परागण संपन्न होता है? तो यहाँ पर जवाब है अनुन्मिल पुष्पों में पर परागण नहीं होता। अनुन्मिल पुष्प अनावृत नहीं होते, ये वृत होते हैं, अनावृत नहीं होते। तो इसलिए पर परागण उन्मिल परागनी पुष्प में संभव है जबकि अनुन्मिल पुष्प में संभव नहीं है। अतः इनमें पर परागण संभव नहीं है। इस प्रकार के पुष्पों के परागकोश तथा वर्तिका पास पास स्थित होते हैं जबकि उन्मिल परागनी पुष्प के वर्तिका और परागकोश दूर दूर स्थित होते हैं। परागकोश के स्फुटित होने पर परागकण वर्तिकाग्र के संपर्क में आकर परागकण करते हैं, अतः अनुन्मिल पुष्प स्वपरागण ही करते हैं। तो पूछा जाए कि उन्मिल पुष्प और अनुन्मिल पुष्प में कौन सा परागण होता है? तो उन्मिल पुष्प में पर परागण संभव है और अनुन्मिल पुष्प में स्वपरागण संभव है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यों का विवरण दे। तो आइए इनका जवाब जानते हैं। पुष्पों में स्वपरागण को रोकने हेतु विकसित की गई 2 कार्यनीति निम्न है। पहला है स्वबद्धता और दूसरा है भिन्न काल पक्वता। तो आइए जानते हैं स्वबद्धता और भिन्न काल पक्वता क्या है। तो पहला है स्वबद्धता। तो इस प्रकार की कार्यनीति में यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, जैसे मान ले हम लोग गुलाब का पौधा है तो उसका जो पुष्प है वो गुलाब के पेड़ पर ही गिरे तो वे उसे निश्चित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए मालवा के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर अंकुरित नहीं होते हैं। तो स्वबद्धता क्या है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिका पर गिर जाता है तो वे निश्चित नहीं होते, वे पुष्प के वर्तिका पर अंकुरित नहीं हो पाते। ये है स्वबद्धता, मतलब खुद तो गिरा लेकिन अंकुरित नहीं हो पाया। आइए देखते हैं दूसरा भिन्न काल पक्वता। इनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं। इस भिन्न काल पक्वता में पहले नर होते हैं या फिर पहले मादा होते हैं, मतलब दोनों डिफरेंट समय पे होते हैं, एक ही समय पे परिपक्व नहीं होते हैं, जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता है। इसमें हमेशा पर परागण ही होता है। एग्जाम्पल के लिए ले ले सेक्सीफ्रेगा कुल के सदस्य। सेक्सीफ्रेगा कुल के सदस्य में नर तथा मादा जननांग अलग अलग समय में परिपक्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्व आयोग्यता क्या है? स्व आयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती? क्वेश्चन नंबर 9 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है स्व आयोग्यता क्या है और दूसरा क्वेश्चन है स्व आयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाते। आइए देखते हैं इसका जवाब। स्व आयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधे में स्वपरागण नहीं हो पाता है। यानी अयोग्यता पुष्पीय पौधा एक ऐसी प्रयुक्ति है जिस पौधे में स्वपरागण नहीं हो पाता है, अतः इन पौधे में सिर्फ पर परागण ही होता है। तो पूछा जाए कि स्व आयोग्यता क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्व आयोग्यता पुष्पीय पौधों में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्वपरागण नहीं होता है, इस पौधे में सिर्फ पर परागण ही हो पाता है। तो हम लोगों ने पहले क्वेश्चन का हल निकाल चुके हैं। अब देखते हैं स्व आयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। तो आइए देखते हैं। तो
यहाँ पे दिया हुआ है दो प्रकार, स्वयोगिता के दो प्रकार होती है। पहला है विषम रूपी और दूसरा है समकारी। तो आइए देखते हैं विषम रूपी क्या है। तो इस प्रकार की स्वयोगिता में एक ही जाति के पौधे के वर्तिकाग्र तथा परागकोश की स्थिति में भिन्नता होती है, अतः पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। तो विषम रूपी में एक ही जाति के पौधे वर्तिकाग्र तथा परागकोश की स्थिति में भिन्न भिन्न अलग अलग हो जाती है तथा पराग नलिका की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है, मतलब वर्तिकाग्र तक या उससे आगे नहीं बढ़ पाती है। तो विषम रूपी हो गया। अब हम लोग देखते हैं समकारी। तो इस प्रकार की स्वयोगिता विरोधी एलील्स द्वारा होती है। समकारी उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप स्वयोगिता वाली जातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। यानी समकारी है, जो समकारी एक ऐसी स्वयोगिता है जिसमें विरोधी एलील्स द्वारा होते हैं और कारणों के फलस्वरूप स्वयोगिता वाली जातियों में स्वपरागण प्रक्रिया के बीज तक, यानी स्व प्रक्रिया जब होती है तो बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसी वजह से स्वयोगिता वाली प्रजातियों में स्वपरागण की प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ आया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बैगिंग यानी बुरा वस्त्रावन या थैली लगाना तकनीक क्या है। और यहाँ पे इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है पादप जनन कार्यक्रम से यह कैसे उपयोगी है। तो इस क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन दिया गया है कि बैगिंग या थैली लगाना तकनीक क्या है, और दिया हुआ है अगला क्वेश्चन पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो आइए देखते हैं। बैगिंग यानी बोरा वस्त्रावन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागकण के ऐच्छिक परागकणों का उपयोग तथा वर्तिका को अनैच्छिक परागकणों से बचाना सुरक्षित किया जाता है। बैगिंग के अंतर विपुंसित पुष्पों को थैली से ढककर इनके वर्तिका को अवांछित परागकणों से बचाया जाता है। यानी बैगिंग एक ऐसी तकनीक है, आप लोगों ने नर्सरी में देखा होगा कि वहाँ पे जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में लगाए जाते हैं या बोरा में करके रखे जाते हैं, वही प्रक्रिया को हम लोग बैगिंग प्रक्रिया कहते हैं। तो बैगिंग प्रक्रिया एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागकण में ऐच्छिक परागकणों का उपयोग, यानी ऐसी परागकण का उपयोग और अनैच्छिक परागकणों से उपयोग करके उसे सुरक्षित किया जाता है। बैगिंग प्रक्रिया को बैगिंग प्रक्रिया के अंतर्गत विपुंसित पुष्पों को थैली में ढककर, जैसे में हम लोग मिट्टी लगा लिए उस पेड़ में और उसको एक गमला में रखकर और बोरा से बांध दिए, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि पुष्पों को थैली में ढककर इसके वर्तिका को अवांछित परागकणों से बचाया जा सकता है। जैसे बाहरी कुछ भी हो, वातावरण से भी बचाया जा सकता है। हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन का हल हम लोग निकाल रहे हैं कि पादप जनन में इस तकनीक द्वारा फसलों को उन्नतशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुणों वाले परागकण व वर्तिका के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है। तो ये हमारे लिए उपयोगी है कि अगर इस फसल को हम लोग रोपे या लगाए तो उस समय हम लोगों को फसलों की उन्नतशील और दिखाई देती है, यानी उन्नतशील बनाता है वो तकनीक बैगिंग प्रक्रिया, तथा सिर्फ अच्छे गुणों वाले परागकण में वर्तिका के मध्य परागण सुनिश्चित कराया जाता है। इसलिए हम लोगों को दोनों प्रक्रिया जरूरी है, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताएं। तो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहला है त्रिसंलयन क्या है, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है, और त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताएं। तो आइए हम लोग देखते हैं। पराग नलिका में मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक के संयोजन करता है। पराग नलिका में 2 नर केंद्रक उपस्थित होते हैं जिसमें से एक मादा केंद्र से संयोजित करता है। दूसरा नर केंद्रक भ्रूण कोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोजित करता है।
लिखा गया है कि पराग नलिका में दो मुक्त नर केंद्रक होते हैं, जो एक मादा केंद्र से संयोजित करता है और दूसरा द्वितीय केंद्र से संयोजित करता है। कि परागकण में दो नर केंद्रक पहले से उपस्थित होते हैं यानी मुक्त होते हैं, उसमें से एक नर केंद्रक संयोजित करता है मादा केंद्रक से और दूसरा द्वितीय केंद्र से संयोजित करता है। अब ऐसे यहाँ से दोनों मुक्त हो गए, एक चले गए मादा केंद्र के पास और एक चले गए द्वितीय केंद्र के पास। अब आगे दिया गया है द्वितीय केंद्र में दो केंद्रक पहले से उपस्थित होते हैं और इसके जाने के बाद वहाँ पे 3 हो जाते हैं, तो नर केंद्र के संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। इन केंद्रकों का यह संलयन त्रिसंलयन कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं त्रिसंलयन किसे कहते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि त्रिसंलयन किसे कहते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि द्वितीय केंद्र में दो केंद्रक पहले से उपस्थित होते हैं, वहाँ पर एक नर केंद्रक के संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। इन 3 केंद्रकों के संलयन को हम लोग त्रिसंलयन कहते हैं। कि त्रिसंलयन क्या है अब हम लोग जानते हैं, यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है। आगे दिया गया है त्रिसंलयन प्रक्रिया भ्रूण कोश में होती है। तो पूछा जाएगा कि त्रिसंलयन कहाँ संपन्न होता है, तो ये भ्रूण कोश में संपन्न होती है। इसके ध्रुवीय केंद्र यानी अर्थात द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन सम्मिलित होते हैं, तो द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक। जो पराग नलिका से 2 नर केंद्रक मुक्त होते हैं वो एक मादा केंद्रक में से संयोजित हो जाते हैं और दूसरा द्वितीय केंद्रक से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा द्वितीय केंद्रक व नर केंद्रक के सम्मिलित होने से त्रिसंलयन बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया त्रिसंलयन में सम्मिलित न्यूक्लियाई के नाम बताएं, तो वह है द्वितीय केंद्रक और नर केंद्रक। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक निश्चित बीजांड में युग्मनज प्रसुप्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज का विकास होता है, यानी निषेचन के बाद बीजांड में युग्मनज का विकास होता है। बीजांड के अध्यावरण दृढ़ होकर बीजांड वरण बनाते हैं, यानी अध्यावरण दृढ़ होकर बीजांड बनाते हैं। बीजांड वरण के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच तथा भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। जब निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज का विकास होता है तो बीजांड अध्यावरण दृढ़ होकर बीजावरण बनाता है, जो बीजावरण के बाहरी अध्यावरण से बीज कवच और भीतरी अध्यावरण से अंतः कवच बनता है। भ्रूण कोश में भोज पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। जब ये सब प्रक्रिया होती है तो भ्रूण कोश में भोज पदार्थ एकत्रित होने लगते हैं। जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है, अतः कोमल बीजांडे कड़ा व शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्यकी क्रियाएं रुक जाती है तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था में पहुंचता है। इसे युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। तो पूछा जाए कि युग्मनज प्रसुप्ति किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि धीरे धीरे बीजांड के अंदर की कार्यकी क्रियाएं रुक जाती है, यह युग्मनज से बना नया भ्रूण सुप्तावस्था में पहुंच जाता है, तो इसे हम लोग युग्मनज प्रसुप्ति कहते हैं। बीजांड से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुषुप्त भ्रूण युक्त वह रचना, यह रचना क्या कहलाती है, बीज कहलाती है। तो पूछा जाए कि बीज किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं बीजावरण से घिरा एकत्रित भोजन युक्त तथा सुषुप्त भ्रूण युक्त यह रचना क्या कहलाती है, बीज कहलाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूरा हो चुका है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनमें विभेद करें यानी अंतर करें। तो पहला दिया हुआ है बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरीक, दूसरा है प्रकुरचोल तथा मूलाकुरचोल, और तीसरा है अध्यावरण तथा बीजचोल, और चौथा है परिभ्रूण पोष तथा फल भीति। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को 4 हल निकालना है। तो देखते हैं पहला बीज पत्रा तथा बीज पत्राधार तथा बीज पत्रोपरीक में। तो बीज पत्राधार और बीज पत्रोपरीक। बीज पत्राधार बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलाकार के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। तो बीज पत्राधार किसे कहते हैं, तो बीज पत्रों के ठीक नीचे या मूलांकुर के ठीक ऊपर अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। बीज पत्रोपरीक प्रकुर के ठीक निचले का भाग
बीजपत्रोपरिक कहलाता है। दूसरा अंतर है इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होता है। बीजपत्राधार की समाप्ति मूल शीर्ष में होता है, जबकि बीजपत्रोपरिक का समाप्ति प्रकुरण में होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को हो चुका है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्राकुरचोल तथा मूलाकुरचोल में अंतर। तो पहला है प्राकुरचोल और दूसरा है मूलाकुरचोल। प्राकुरचोल स्कूटेलम के प्राकुर को ढकने वाली खोखली परियान संरचना प्राकुरचोल कहलाती है, जबकि स्कूटेलम के निचले भाग में मूलाकार को ढकने वाली परत मूलाकार चोल कहलाती है। देखते हैं दूसरा अंतर को, यह प्राकुर को ढकती है, यह मूलाकुर को ढकती है। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, अध्यावरण व बीज चोल में अंतर। तो अध्यावरण बीजांड में पाए जाते हैं, बीज चोल बीज में पाए जाते हैं। दूसरा अंतर है बीजांड के दोनों बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है, जबकि बीजावरण का बाहरी कड़ा आवरण बीज चोल कहलाता है। तो हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि अध्यावरण का तथा बीज चोल में अंतर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परिभ्रूण पोष तथा फल भित्ति में अंतर को देखते हैं। तो बीज में उपस्थित शेष बीजांड काय परिभ्रूण पोष कहलाता है। परिभ्रूण पोष बीज में उपस्थित शेष बीजांड काय को ही हम लोग परिभ्रूण पोष कहते हैं। फल भित्ति निषेचन के पश्चात अंडाशय की दीवार से विकसित फल का छिलका फल भित्ति कहलाता है। तो हम लोगों का ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है। क्वेश्चन 4 दिया गया था। पहला था बीजपत्राधार तथा बीजपत्रोपरिक में अंतर। दूसरा था प्राकुरचोल तथा मूलाकुरचोल में अंतर। तीसरा था अध्यावरण तथा बीज चोल में अंतर। चौथा था परिभ्रूण पोष तथा फल भित्ति में अंतर। ये चारों हम लोगों ने देख लिए हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है। एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, दूसरा पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका जवाब। तो सेब के फल का विकास पुष्पासन से होता है। फल का विकास पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे आभासी फल कहते हैं। सेब में जो फल का विकास होता है वह पुष्पासन से होता है, इसी कारण इसे हम लोग आभासी फल कहते हैं। और फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। तो हम लोगों का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। पहला क्वेश्चन था एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है। तो इसे आभासी फल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फल का विकास पुष्पासन से होता है। और दूसरा क्वेश्चन था पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो पुष्प के निषेचित अंडाशय में फल की रचना होती है। तो इन दोनों क्वेश्चन का जवाब हो चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है? एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है? तो आइए इसका जवाब देखते हैं। एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। एक द्विलिंगी पुष्प की कली यानी कि अगर गुलाब के फूल को अगर हम लोगों को गुलाब का पेड़ रोपना है तो उसमें डंटी को हम लोग काट कर रोप सकते हैं। तो उसी को मान लेते हैं एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काट कर यानी ऊपरी भाग को काट कर बीच का जो सिरा होता है और डंटी उस प्रक्रिया को हम लोग विपुंसन मान लेते हैं। यह उसी को हम लोग विपुंसन मान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। यह कृत्रिम परागण की एक तकनीक है तथा इसका प्रयोग पादप प्रजनक द्वारा आर्थिक महत्व के पौधे की अच्छी नस्ल बनाने के लिए किया जाता है। वैसे आप लोगों ने अभी तक पढ़ा ही होगा प्लांट लगाना, जैसे एक पेड़ का डंठल को काट कर दूसरे पेड़ के साथ जोड़ना, यानी एक सफ़ेद गुलाब और एक लाल गुलाब दोनों को एक साथ जोड़ने से दोनों एक ही पेड़ में उगेंगे, सफ़ेद और लाल दोनों। तो उसी को इस प्रयोग यानी विपुंसन का उसी में प्रयोग किया जाता है जो नए पौधे का अच्छी नस्ल बनाने की में बनाया जाता है। तो वहीं पे विपुंसन की कार्य होती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन भी कर लिया कि विपुंसन से क्या तात्पर्य है और एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो विपुंसन है
एक द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में परागकोश को काटकर अलग करने की प्रक्रिया को विभूषण कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन था हम लोगों का, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। तो यह तकनीक तब प्रयोग किया जाता है जब हम लोगों को नए पौधे की नस्ल बनाने की ज़रूरत होती है कि गुलाब के पौधे, एक लाल गुलाब और एक सफ़ेद गुलाब को अगर हम लोगों को दोनों एक ही पेड़ में लाना है तो उस समय हम लोगों को विपुंसन की ज़रूरत पड़ेगी। तो नए अच्छी नस्ल बनाने के लिए हम लोगों को विपुंसन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यदि कोई व्यक्ति वृद्धि कारकों का प्रयोग करते हुए अनिषेक जनन को प्रेरित करता है तो आप प्रेरित अनिषेक जनन के लिए कौन सा फल को चुनेंगे और क्यों। तो आइए इसका जवाब जानते हैं। वृद्धि कारकों में प्रयोग द्वारा अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग अनिषेक जनन कहते हैं। तो अनिषेक जनन हेतु हम केले का चयन करेंगे क्योंकि ये बीज रहित है, इसमें बीज नहीं होते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, परागकण भित्ति रचना में टेपिटम की भूमिका की व्याख्या करें। तो आइए इसका भी जवाब देख लेते हैं। तो जवाब है, पुंकेसर के परागकोश में प्रायः 4 लघु बीजाणुधानी बनती है। चारों कोनों पर 4 लघु बीजाणुधानी बनती है। बाहर से भीतर की ओर इन्हें क्रमशः बाह्य त्वचा, अंतःस्थिशियम, मध्य परत और टेपिटम कहते हैं। बाह्य परत 3 परतें लघु बीजाणुधानी को संरक्षण प्रदान करती है। बाह्य परत जो परत लघु बीजाणु के संरक्षण है उसे सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा स्फुटन में सहायता करती है। सबसे भीतरी टेपिटम परत की कोशिकाएं विकसित परागकणों को पोषण देती है। टेपिटम का कार्य क्या है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये विकसित परागकणों को पोषण प्रदान करती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, असंजनन क्या है, इसका महत्व क्या है। ये क्वेश्चन 2014 और 17 में पूछे गए हैं। तो आइए इनका जवाब जानते हैं। ये क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है, पहला असंजनन क्या है और दूसरा इसका महत्व क्या है। तो आइए देखते हैं। जवाब है, अलैंगिक जनन की एक समान विधि। अलैंगिक जनन आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पर नर या मादा अपने समान शिशु को जन्म देती है उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की एक समान विधि जिसमें नए पौधे का निर्माण युग्मकों के संलयन के बिना ही होता है, यानी युग्मक के संलयन नहीं होता है, नहीं नर नहीं मादा, कोई एक उसके संलयन से नए पौधे का विकास होता है, उसे हम लोग असंग जनन कहते हैं। असंग जनन के गुणसूत्रों का विसंयोजन व पुनर्संयोजन नहीं होता है, अतः इसमें पौधे का लाभदायक गुणों को अनिश्चित समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी पुष्पों में जो लाभदायक गुण है वे अनिश्चित समय, चाहे जितना दिन हो सके उतना दिन रखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों का हो गया है ख़त्म। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें ताकि जितने वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक, लेकर आएंगे अगले वीडियो में अगला सेशन। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।